हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में संधारित्र यानी कैपेसिटर पर कुछ और टॉपिक देखेंगे। इसके पहले कैपेसिटर के बहुत सारे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल संधारित्र क्या होते हैं, संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है माध्यम का धारिता पर, ठीक है। और साथ ही साथ हमने धारिता देखी थी, गोलीय कोश की धारिता देखी थी, उसका फॉर्मूला देखा था। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जो संधारित्र और धारिता के कंप्लीट हो चुके हैं। और आज इस वीडियो में आपका टोटली संधारित्र से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। यानी संधारित्र के आपके दो टॉपिक बच रहे हैं। एक तो इनका मतलब इनका संयोजन है, तो संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस इनका जो होता है वो दो तरीके से होता है। मैंने आपको बताया था, एक श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में होता है, दूसरा समांतर में यानी कि पैरेलल में होता है। तो अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, मान लो ये कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो 2 प्लेटों से मिलकर बने होते हैं, जिनके बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत या फिर निर्वात का माध्यम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं। अब इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स लिए गए हैं, इन पर एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। यानी इस कैपेसिटर की बात करेंगे तो इसके एक प्लेट पर प्लस चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस होगा। इसी तरीके से हर एक कैपेसिटर पे आप देखेंगे तो एक पर प्लस दूसरे पर माइनस चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का जो विभवांतर है यानी कि जो विभव है, वोल्टेज है, वो है V1, V2, V3। ओवरऑल वोल्टेज की बात करें तो कितना है, V है। ये 2 पॉइंट हैं A और B, जहाँ जिसके बीच में ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसका जो एक सिरा है उसको हमने क्या किया, विद्युत स्रोत से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा सिरा जो है उसको हमने बैटरी के एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट है A और B, ये कैपेसिटर हो गया, तो इसका एक सिरा हो गया A, इसका दूसरा सिरा हो गया B, और इनके बीच का विभवांतर हो गया V, यानी कि विभव वोल्ट B हो गया। क्लियर, इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, पहले समांतर क्या होते हैं और श्रेणी क्रम में क्या होते हैं ये समझ लो। तो मैंने आपको समझाया था, जब कोई चीज़ें बैक टू बैक एक दूसरे के साथ इस तरीके से लगी होती हैं तो ये श्रेणी क्रम में होती हैं। जब इस तरीके से कनेक्शन इनका किया जाए, ठीक है, और इन सबको एक ही सप्लाई दे दी जाए तो ये होता है आपका क्या, समांतर, ठीक है। अब अगर हम करंट की बात करते हैं, ठीक है, तो जब करंट हम इसमें जब कोई भी करंट फ्लो होगी तो जो करंट यहाँ पर जाएगी, मान लो 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही है तो 2 एम्पियर की यहाँ भी जाएगी, 2 एम्पियर की यहाँ भी जाएगी। तो श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, यानी जो धारा होती है, विद्युत धारा, वो सेम होती है, ठीक है। तो जो पहले कैपेसिटर में विद्युत धारा जाएगी वही दूसरे में, वही तीसरे में। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट याद रखना है। समांतर श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सेम होती है, लेकिन जो विभव होता है यानी कि वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। वैसे ही हम क्या देखेंगे, जो समांतर है इसमें अगर हमने यहाँ से 10 एम्पियर की करंट दी है, 10 एम्पियर की करंट दी है, तो ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। हो सकता है इसके पास 2 एम्पियर गया हो, इसके पास 3 एम्पियर गया हो, इसके पास 5 एम्पियर गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से 10 एम्पियर की करंट इन तीनों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि करंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। I1, I2, I3 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। इनके बीच में जो विभव होगा, वोल्टेज होगा, वही तो यहाँ भी होगा, क्योंकि बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो बिंदु A और B के बीच में विभव तो हर जगह अब सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट याद हो गया आपको। यानी कि जो समांतर क्रम होगा वहाँ पर विद्युत धारा अलग अलग होती है लेकिन वोल्टेज समान होते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में करंट समान होती है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में जो कनेक्शन किया जाता है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, तो कॉम्बिनेशन जो पैरेलल होता है वो बेस्ट होता है। रीज़न इसका ये है कि अगर पैरेलली कनेक्शन होता है तो अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो रही है तो और आगे इस पर कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, यानी ये डिवाइसेज और प्रॉपर अपना काम कर रही होंगी। क्योंकि जो करंट है हाई हुआ, मान लो यहाँ पर हाई करंट गई लेकिन यहाँ पर ये सेफ़ है, तो इस तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट माना जाता है। जबकि अगर हम सीरीज़ की बात करेंगे तो करंट अगर ज़्यादा हुई तो ये सभी में सेम होगा,
इस कैपेसिटर में भी, इस डिवाइस में भी, इस डिवाइस में, तो सारे डिवाइसेस ख़राब होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है, ये नोट करना है, जो ये है श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इस समायोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं। यानी जो हमने किया है, ये पहला संधारित्र हो गया, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तत्पश्चात प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को विद्युत सोर्स से जोड़ देते हैं, जबकि अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अथवा प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट व अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्रमशः बैटरी के धन व ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इसको विद्युत सोर्स से जोड़ दो, इसको अर्थ से जोड़ दो। ठीक है, ये अर्थ का सिंबल होता है, चैसिस बोलते हैं इसको, अर्थ का सिंबल होता है। या फिर हो सकता है कि इसके एक सिरे को प्लस बैटरी से कनेक्ट कर दो और दूसरा सिरे को माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो दोनों ही कनेक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है, जो जो अभी तक हमने किया बस उसी को आपको लिखना है। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये भी दिखाया मैंने कि पहली प्लेट पर क्या होता है, प्लस क्यू होता है। सब पर देखो, पहली प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है। ठीक है, ये लिख दिया। यदि संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 हो तो अब आपको पता है जब विभव की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। लेकिन हमको विभव चाहिए, और विभव आपको श्रेणी क्रम में पता है क्या, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो जब V1 निकालेंगे तो Q/C1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q/CT हो जाएगा, और V3 इज इक्वल टू Q/C3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको पता है कि A और B के बीच में कुल विभवांतर कितना है, V है, और ये V किसके बराबर हुआ, ओवरऑल जो V है ये किसके बराबर हुआ, B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर हुआ, यही तो हुआ। अब इन सब की वैल्यूज रख दो यहाँ से, तो हमने ये वैल्यूज रख दिया। अब देखो, तो V इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, हम इनमें से सब में Q है, Q कॉमन कर लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है, ये भी पता है ना। तो अगर हम इसकी जगह पर रिप्लेस करके Q/C रख दें तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/C, और इधर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लिख देना है, कैंसिल आउट कर देना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो 3 कैपेसिटर्स के लिए दिखाया गया था। अगर यहीं पर 2 कैपेसिटर होते तब हम क्या करते, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। ठीक है, कैसा किया हमने, LCM ले लिया इसका। अब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 कैपेसिटरों का, यानी कि 2 संधारित्रों का जब टोटल कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस निकाला जाए तो। ठीक है, सीरीज क्रम में। तो ये हो गया 2 कैपेसिटर के लिए, ये हो गया 3 कैपेसिटर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल कैपेसिटर जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है, मान लो ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 5 माइक्रोफैरड का, ये 6 माइक्रोफैरड का है, तो जो ये ओवरऑल रिजल्ट आता है वो 2 माइक्रोफैरड से भी कम आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अतः श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो पहला ओवरऑल संधारित्र है उसकी जो धारिता है, इसका व्युत्क्रम, धारिता हो गई C, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/C। ये किसके बराबर है, अलग अलग जितने भी संधारित्रों की धारिता है उनको हम व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं तो ये उसके बराबर आ जाता है। नोट भी ये आपको लिख लेना है, जैसे मैंने बताया 2 है, 5 है और 6 माइक्रोफैरड की, ये 3 है आपके पास, तो जो ओवरऑल आएगा वो 2 से भी कम आएगा। तो ये आपको नोट करना है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान संयोजन में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। और यहीं पर अगर n कैपेसिटर लगे हों तो हम क्या देखेंगे, ओवरऑल 1 प्लस C प्लस 1 प्लस C प्लस 1 प्लस C कहाँ तक जाएगा, सो ऑन n तक जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, तो n/C हो जाएगा। ठीक है, तो हमको नया फॉर्मूला मिल जाएगा 1/CR इज इक्वल टू n/C और CR इज इक्वल टू C/n। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं तो जितने भी कैपेसिटर हैं उससे हम ओवरऑल कैपेसिटर को डिवाइड कर देते हैं तो तुल्य कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज का। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन।
ठीक है। अब समांतर क्रम में मैंने आपको क्या बताया है कि ये पहली कैपेसिटर, दूसरी कैपेसिटर, तीसरी कैपेसिटर, इन तीनों को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कनेक्ट हो गए। अब इनको एक ही पॉइंट से, एक ही सिरे से कनेक्ट कर देना। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको विद्युत सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसको अर्थिंग दे दी। ठीक है, ऐसा ही कनेक्शन दिखाया गया है। अब हमने क्या कहा, विभव यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी है, तो जो वोल्टेज इसको मिलेगा वही इसको मिलेगा, वही इसको मिलेगा, वही पहले वाले को मिलेगा। लेकिन करंट सब में क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये I1 हो जाएगी, I1, I2, I3, ये करंट तीनों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर भी आपको नोट कर लेना है, इस समायोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। जितने भी संधारित्र हैं उसकी पहली प्लेट को एक बिंदु से, देखो ए बिंदु से इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको भी, दूसरी प्लेट को बी बिंदु से जोड़ दिया, ऐसे करके। ठीक है, तो वही बताया है कि पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद पहले बिंदु को विद्युत सोर्स से और दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तीनों संधारित्र बिंदु ए व बी के बीच जुड़े हैं। इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ए और बी के बीच ये जुड़े हुए हैं। तो विभवांतर को हमने मान लिया कितना है, वी है। और कैपेसिटर कितनी, धारिता कितनी हो गई, C1, C2, C3 हो गई। आवेश इन पर कितने हो गए, Q1, Q2, Q3 हो गए। तो अगर हम Q1 निकालेंगे, ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, C1V, क्योंकि वोल्टेज बराबर है। अब V1 V2 नहीं होगा। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V हो जाएगा। अब तीनों संधारित्रों पर अगर हम कुल आवेश की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, है ना। और एबव इक्वेशन से हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे V कॉमन ले सकते हो ना, या फिर कॉमन मत लो, अभी आगे कर लो। तो जो Q होता है, Q का फॉर्मूला आपको पता है, CV के बराबर होता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू CV का मान इस इक्वेशन में रख देना है। तो Q की जगह हमने क्या पुट किया, CV कर दिया, और ये था ही। तो V यहाँ पर क्या है, कॉमन है, क्योंकि हर जगह V है। V कॉमन कर लिया तो V से V कट गया, इधर C बचा, यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा। अब यहाँ पर आपको याद रखें, समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। ये कुल धारिता हो गई, ये अलग अलग संधारित्रों की धारिता है, उनको जोड़कर ओवरऑल हमको मिल जाता है। अब ये जो रिजल्ट आएगा ना, इसमें जो सबसे बड़ा संधारित्र होगा, मान लो ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 4 का, ये 6 का है, तो जो ओवरऑल आएगा वो सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा होगा। कैसे होगा, अब इनको डायरेक्ट प्लस कर देना है, 6 4 10 2 12 आ गया। तो ओवरऑल कैपेसिटर कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरड आ गया। इसका मतलब जो समांतर क्रम में होता है उसमें क्या होगा, जो भी ओवरऑल कैपेसिटर आएगा वो सबसे बड़े कैपेसिटर के मान से ज़्यादा होता है। तो यही यहाँ पर नोट लिखा गया है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान संयोजन में सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी अधिक होता है। यदि समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, अभी तो हमने 3 की बात की थी, अब मान लो हमारे पास कितने हों, n हों, तो हम क्या लिखा देंगे, ओवरऑल C प्लस C प्लस C प्लस कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये NC हो जाएगा, यही तो होगा भाई। अगर हम C प्लस C लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 2C हो गया। अगर C प्लस C और कर देते हैं तो 3C हो जाता है। 4 बार लिखते हैं तो 4C हो जाता है। तो n बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो CR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NC। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। कह रहा है तुल्य धारिता बताओ। तो सबसे पहले तो पहचानना आना चाहिए, ये कैसा इनके बीच में क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम में हो गए, और श्रेणी क्रम में 2 हैं ये। तो 2 के लिए हमने आपको बताया था कि C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 6 प्लस 3 कर दो, 6 3 का 18 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। 9 से 18 को कट कर दोगे 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम तुल्य धारिता की बात करें तो कितना आ रहा है, 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो नई सर्किट मिल गई वो इस तरीके से मिल जाएगी, इसको हम भूल जाते हैं। इसकी जगह पे हमको ये सर्किट मिल गई, 2 माइक्रोफैरड, वोल्टेज है 30 वोल्ट। कह रहा है प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो अब विभवांतर आपको पता है कैसे निकालोगे, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है, विभवांतर अगर इन्होंने पूछा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभव इनको बोलना चाहिए था कि विभव कितना होगा। ठीक है, तो विभव निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन पर आवेश क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आवेश निकाल लेते हैं। तो अगर हम ओवरऑल आवेश की बात करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, CV होता है। और हमारा जो टोटल कैपेसिटर आया है वो कितना आया है, 2 आया है,
माइक्रोफैरड में है तो 10⁻⁻6 लिख दो। v कितना है 30 है, तो q का मान कितना आ गया, q का मान आ गया 3 दूनी 6 है ना, 6 हो गया, 10⁻⁵ कूलम्ब हो गया, क्योंकि यहाँ एक जीरो था, यहाँ 10⁻�6 था, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10⁻⁵ आ गया। यानी कि जो q का मान था वो कितना आ गया 6 × 10⁻⁵ कूलम्ब आ गया। अब हमें क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, यानी कि पहले वाले पर विभवांतर कितना होगा v1 और इस पे कितना होगा विभवांतर v2। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू कितना होता है आपको पता है, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा q/c1 और v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q/c2 हो जाएगा। तो q का मान कितना आया है 6 × 10⁻⁻5 आया है। ठीक है, और c1 का मान कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, तो 6 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये है 10⁻⁵ प्लस 6, तो 10⁻1 होगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो जो पहला विभव आएगा वो आ जाएगा 10 वोल्ट। समझ आ गया होगा, फिर से समझा देती हूँ। देखो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा q/c1 और q1 का मान है 6 × 10⁻⁻5, c1 का मान है 6 माइक्रोफैरड यानी कि -6, 6 से 6 कट गया, 10⁻⁻5, ये -6 से ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 10⁻1 बचेगा। 10⁻1 का मतलब क्या होता है 10, और ये वोल्टेज है तो v इसका यानी कि वोल्ट 10 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, किसका v1 का, यानी कि पहला विभव कितना आ गया v1 10 वोल्ट आ गया। अब दूसरा निकालना है, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा q/c2, q का मान यही है 6 × 10⁻⁻5, लेकिन c2 का मान कितना है 3 माइक्रोफैरड है, 3 2 जा 6, तो ये 2 × 10⁻⁻5 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2 × 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विभव कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। तो बस वैल्यू रख देनी और निकाल लेनी है। ये तो हो गया सीरीज़ कनेक्शंस में दिखाया गया। अगर आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाए कि एक कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक वोल्टेज है, ये मान लेते हैं 30 वोल्ट का है ये भी। ठीक है, यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैरड का हो गया, 3 माइक्रोफैरड का हो गया, 6 माइक्रोफैरड का हो गया। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि इसकी कुल धारिता क्या होगी, तो कुल धारिता क्या होगी, समांतर हैं ये कॉम्बिनेशन, देखो समांतर में है, तो समांतर में है तो इनको हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 6 3 9 2 11, 11 माइक्रोफैरड आ गया कुल धारिता। ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 30 वोल्ट। अब आवेश निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV हो जाएगा, है ना, C कितना आया है 11 आया है, V कितना है 30 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आंसर। ओके, अब यहाँ पर है आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। जो कैपेसिटर आवेशित होते हैं उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब किसी कैपेसिटर या संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसके आवेश, जो इसको आवेश दिए जाते हैं वो छोटे छोटे भागों में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारे आवेश दे दिए जाते हैं। तो जब इनको चार्ज करते हैं हम कैपेसिटर को, तो आवेश इनको छोटे छोटे पार्ट में दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। तो अब कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है आवेश को स्टोर करके रखता है, तो उसमें कुछ पहले से ही आवेश उपस्थित होंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल होता है उनका, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो बाह्य स्रोत है उसके द्वारा कार्य किया जाता है। यही जो कार्य किया जा रहा है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, यही कार्य संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी किया गया कार्य ही क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है मान लो, ठीक है, आवेश Q हो गया, ये विभवांतर V हो गया, ये कोई एक एरिया ले लेते हैं, ये A है ये B है। ठीक है, यहाँ तक किया गया कार्य है ये। तो विभवांतर हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, Q के होता है। तो किया गया कार्य कुल कितना है, यही वाला एरिया ही तो है, और ये क्या है एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक का Q है, ऊंचाई कितनी है विभवांतर के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या हो गया ½ QV, यानी कि W का मान कितना आ गया, कार्य का मान कितना आ गया ½ Q × V। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV होता है, तो Q की जगह पर हमने क्या प्लेस कर दिया, CV प्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा ½ CV², यानी स्थितिज ऊर्जा जो हो गई W, या इसको U से भी डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर हो गई, ½ CV² के बराबर हो गई। इसका देखो मेन फॉर्मूला इसका क्या है, W इज इक्वल टू ½ QV।
तो अब यहीं से ही चेंज कर सकते हो, क्यू की जगह पर एक बार सी बी रखोगे तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। दूसरी बार हम बी की जगह पर क्या रख सकते हैं, क्यू बाई सी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम क्यू बाई सी रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग फार्मूले हैं स्थितिज ऊर्जा के, कहाँ पर, संधारित्र में। तो तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, जो भी आपको वैल्यू दिया हो उसी के हिसाब से आपको आंसर्स निकालना है। ठीक है, वही फार्मूला निकाल कर। अब अगर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व की बात की जाए, एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ये डिफिनीशन देख लो। तो वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि एक आयतन में कितनी ऊर्जा स्टोर की गई है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया यू, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है, जो संचित ऊर्जा है वो हो गई यू। ठीक है, और ये क्या हो गया, आयतन। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ए हो गया, डी क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गई, ए इंटू डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यू इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, हाफ सी बी स्क्वायर अपान ए डी हो गया। और सी की वैल्यू हमको पता है कि परावैद्युतांक के लिए अगर हम किसी माध्यम के निकालते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है। ठीक है, तो इस सी की जगह पर हमको रखना है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट भी बचा, उसको भी लिख दिया। यहाँ वी स्क्वायर है, ये डी नीचे आ जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं बी अपान डी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और हमको पता है कि जो विभव होता है वो वैद्युत क्षेत्र और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, या e इज इक्वल टू बी बाई डी होता है। तो यहाँ क्या आ गया, b बाई डी ही तो है, तो b बाई डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया e से, तो ये e स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर जो प्लेटें हैं इनके बीच में परावैद्युतांक के माध्यम की प्लेट भी रखी है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाना है, किसके बीच में, u और e के बीच में ग्राफ बनाना है। ये स्क्वायर में है, जब भी स्क्वायर में होता है तो ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप में बनता है। तो u और e के बीच का ग्राफ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाकर दिखा देना है। तो आपका कैपेसिटर का टॉपिक यानी कि कह सकते हैं कि जो समांतर और श्रेणी क्रम में था वो कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हमने ऊर्जा घनत्व भी देख लिया और कैसे इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है वो भी देख लिया। फॉर्मूले सारे आपको याद कर लेने हैं, इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी करा दूंगी मैं, बट अभी इतना ही। और आपका एक टॉपिक इस चैप्टर का और बचता है, वन डे जनरेटर। ठीक है, वन डे ग्राफ जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है बार बार, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप इतना कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।